हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बाकी के शेष प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं 21 क्वेश्चन से। तो 21 क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर दिया है यदि x1 तथा x2 समीकरण ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 इक्वल टू 5/6 के हल हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का मान निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स को इधर ले आइए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 5/6। ठीक है, 5/6 मतलब क्या होता है, 5/6 मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब बाहर ये इधर ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पर हो जाएगा, सीधा सा हर समान है, ऊपर घट गया तो 4/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इसका दोनों का हर समान है, ऊपर को घटा दीजिए तो 4 में 1 गया तो नहीं, 5 में 1 गया तो हो गया 4। तो ये हो गया 4/2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए तो -2x माइनस एक्स कर सकते हैं, +2 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x-2 हो गया, यहाँ -1 कॉमन लीजिए तो x-2 हो गया इक्वल टू 0। तो फाइनली हो जाएगा x-1 और x-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। तो ये दोनों x1 और x2 का मान है। x1 का मान 1 ले लीजिए, x2 का मान 2 ले लीजिए। तो x2 का मान 2 ले लिए तो हमको निकालना क्या है, x1 का वर्ग प्लस x2 का वर्ग। तो दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। 22 क्वेश्चन क्या है, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है और फाई जो है वो रिक्त समुच्चय है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या बोला है, यदि ए जो ए सर्वनिष्ठ है बी का, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है ना। यदि या तो ए इक्वल टू फाई है या तो बी इक्वल टू फाई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, इसको देखते हैं। इसमें बोला है कि यदि ए फाई है और बी फाई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। तो इंटरसेक्शन तो फाई होगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है यदि या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। अगर हम लोग ए का वैल्यू फाई ना ले, जैसे ए का वैल्यू मैं ले लिया 1 2 ले लेता हूँ और बी का वैल्यू ले लेता हूँ मैं फाई ना लेकर के 3 4 ले लूँ, तो भी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है, तो भी इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो भी क्या मिलेगा मेरे को, फाई मिलेगा। तो कहने का मतलब केवल ए फाई हो और बी फाई हो तभी ये फाई होता नहीं है ना। ऐसा अगर वो समुच्चय हो तो भी उसका मान क्या हो सकता है, फाई हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो फिलहाल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए उप समुच्चय है क्या का, बी का। ठीक है, ए उप समुच्चय है बी का है, तो ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये वाला कंडीशन सही है कि नहीं, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है ए इंटरसेक्शन है बी का, मतलब ये हो जाएगा, मतलब ये ए उप समुच्चय है जी, सबसेट है। तो यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं ले लिया बी। ठीक है, और ये हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया, ए सेट हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी हाई होगा कि नहीं। तो ए माइनस बी किसको बोलते हैं, ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। ए के तो इसके तो सारे अवयव है, मतलब इसमें से थोड़ा सा एग्जांपल से आपको लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं मैं ले लिया, ए को ले लेता हूँ 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और बी को ले लेता हूँ 1 2 3 4 ले लेता हूँ। तो देख लीजिए ये अब उप समुच्चय है बी का। ठीक है, अब इन दोनों का माइनस निकाल लेते हैं, तो ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो ए माइनस बी मतलब ये हो गया, ए का वैल्यू 1 2 माइनस बी का वैल्यू क्या है 1 2 3 4। तो माइनस कैसे निकालते हैं, माइनस मतलब ये होता है ए के वे अवयव
जो बी में नहीं है उसको लिखना है। तो ऐसा कोई अवयव ही नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आया, फाइव, मतलब ए माइनस बी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। देख लीजिए ए माइनस बी मतलब ए का ऐसा अवयव जो बी में नहीं है उसको लेते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और बता दे रहा हूँ, जैसे ए है 1 2 3 है, ठीक है, और मान लेते हैं बी है हमारे पास 1 3 5 है, ठीक है। तो a माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी मतलब ये हो जाएगा a का वो अवयव जो b में नहीं है। तो b में कौन सा अवयव नहीं है, तो इसमें से 2 नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से b माइनस ए निकालेंगे तो b का ऐसा अवयव देखो जो a में नहीं है। तो कौन सा अवयव नहीं है, 5, तो 5 ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, a माइनस बी, तो a में तो 1 2 है, और b में क्या है, 1 2 3 4 है। मतलब ये सारे इसके अवयव हैं, तो इसका a माइनस बी क्या आ जाएगा, 5। और 5 के साथ किसी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, 5। मतलब ये हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। थर्ड को भी चेक कर लेते हैं, क्या थर्ड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए सबसेट दिया है बी, ऐसे ही कंडीशन सेम है, और इसमें बोला है बी यूनियन ए का मान ए होगा। मतलब इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो देख लीजिए, ठीक है, अगर जो है ए जो है बी का सबसेट है, तो उस कंडीशन में दोनों का यूनियन ए के बराबर होगा, तो नहीं होगा। इन दोनों का तो यूनियन बी के बराबर होगा, ठीक है। जो बड़ा सेट है उसके बराबर होता है ना, जैसे देख लीजिए, है ना, यही एग्जाम्पल को देख लीजिए। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मैं क्या लिया हूँ, 1 2 लिया हूँ। बी का वैल्यू क्या लिया हूँ, 1 2 3 4 लिया हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो यूनियन माने सारे अवयव को लेना है, डबलेट नहीं लेना है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। वो किसके बराबर आया, बी के बराबर आया, ना कि ए के बराबर आएगा, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा जी, बी के बराबर। तो ए के बराबर तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। डी ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि समुच्चय के अंदर में 0 दिया है, उसका इक्वल टू 5 होता है, जबकि गलत है। यहाँ पर क्या होगा, इसके अवयव अगर निकालोगे ना अवयवों की संख्या, तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर अवयव क्या है, 1 है। 5 कब होता है, जब वहां कुछ नहीं होता है, तब जा करके हम लोग उसको क्या लेते हैं, 5। वरना यहाँ पर नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। इस कंडीशन में उसके अंदर में कुछ नहीं होता, तब जाकर के हम लोग 5 लेते हैं। तो चौथा भी क्या है, गलत। तो कुल मिला के हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 23 क्वेश्चन क्या है, यदि cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई हरात्मक श्रेणी में हो, है ना, मतलब HP है, ठीक है। तो cos x इंटू सेक वाई बाई 2 का मान क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि ए बी सी जो है वो HP में होते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो B होता है वो किसके इक्वल होता है, 2AC बाई A प्लस सी होता है। इसको याद रख लीजिएगा, है ना। एचपी की क्वालिटी होती है कि एचएम, ये एचएम है ना, हार्मोन हार्मोन मीन है, ये माध्य है ना, हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य बराबर क्या होता है, 2AC बाई ए प्लस क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए बीच का अवयव कौन है, cos x, ये बी ले लेते हैं, ये ए ले लिए, और ये क्या ले लिए, सी। तो यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट कर दें। तो अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, और सामने में 2 ना, वाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B, आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाला देख लीजिए 2, और इतना ए बन गया, इतना बी हो गया। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और नीचे में हम लोग C प्लस डी का लगा लेते हैं, इतने को C लिख लेता हूँ, इतना को D। तो cos C प्लस cos D का क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस डी बाई 2, और कॉस ही होता है सी माइनस डी बाई क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, इसमें से देख लीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़िए तो वाई वाई कैंसिल, 2x आया, प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस करेंगे तो वाई जुड़ेगा, एक्स कट जाएगा,
ठीक है, नीचे cos c प्लस डी का लगाते हैं तो 2 cos क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई टू। तो c प्लस डी बाई टू मतलब क्या हो जाएगा, 2x/2। और cos क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू मतलब 2y/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x इक्वल टू हो गया cos 2x प्लस cos 2y बाई क्या हो जाएगा 2 cos x और cos y। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए। यहाँ पर हो गया 2 cos² x cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2x और cos 2y। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 2 थीटा वाले पद में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 cos² थीटा होता है। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos² x माइनस 1। इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, 2 cos² y माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 को इधर ले आइए। तो यहाँ पर 2 को हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। 2 को, हाँ 2 को इधर ले आइए। ठीक है, तो एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, या कॉस इसको ले आइए जी, इसको ले आते हैं, है ना। और इधर को रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा cos² इधर भी है तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 cos² x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा cos y माइनस 1 बचेगा। और इधर क्या हो गया 2 cos² y और 1 1 माइनस 2 हो गया। ठीक है, और इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए। तो इसको चाहेंगे तो ऐसे कर सकते थे, 2 और cos² y माइनस क्या हो गया 1, 2 2 कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पर क्या हो गया cos²x, ये हो गया cos y माइनस क्या हो गया 1। इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a cos b तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा लिखने से ये भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, cos² x इक्वल टू आ गया ये 1 + cos थीटा। तो यहाँ पर 1 + cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है ना। ये होता है 2 cos² थीटा बाई क्या होता है 2। अगर ये 2 थीटा होता है, अगर ये cos के जगह में यहाँ पर अगर हम लोग 2 थीटा ले लें, ठीक है, तो ये क्या होता है 2 cos² 2 थीटा/2 मीन्स वही 2 cos² थीटा हो जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के वही 2 cos² थीटा हो जाता है जी। 2 थीटा रहे तो वही ऊपर में लिखा हूँ। अगर खाली थीटा रहे तो ये बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos² y बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब इसमें से ऐसे कर लेते हैं, इस स्क्वायर को हटा देते हैं। तो ये हो गया cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 cos² क्या आ गया y/2 आ गया। फाइनली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x बराबर प्लस माइनस √2 हो गया। और ये cos y बाई क्या आ गया 2। cos y/2 को इधर ले आइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास cos x बाई cos y बाई क्या हो जाएगा 2, है ना, इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास आ गया cos x, और cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec y/2 इक्वल टू क्या आ गया +-2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा +-2 हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट में +-2 ना, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये है 24। इसमें दिया है शीर्ष दिया है त्रिभुज के ना, बनने वाले त्रिभुज के, उसका लंब केंद्र निकालना है। लंब केंद्र क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है। ठीक है, तो लंब केंद्र किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, जैसे ए बी सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए शीर्ष से बी पर लंब डालेंगे। ठीक है, बी पर क्या डालेंगे, लंब। उसी प्रकार से बी शीर्ष से ए शीर्ष पर लंब डालेंगे। लंब माने 90 अंश का ना। तो इन दोनों का एक बिंदु पर कटेंगे। तो ये जो कटान बिंदु होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, लंब केंद्र। ठीक है, तो लंब केंद्र किसको कहा जाता है, इस पर एक लंबवत रेखा खींचोगे और इस पर लंबवत रेखा खींचोगे, तो उन लंबवत रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो लंब केंद्र कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग ना इसको डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फिर पता चल जाएगा। चलिए इसका डायग्राम मैं बना लेता हूँ। चलो ये वाला अक्ष से बना लेते हैं, क्योंकि मूल बिंदु एक दिया है।
ठीक है, एक मूल बिंदु दिया है इसलिए मैं अक्ष में बना लेता हूँ। तो क्या क्या पॉइंट होगा देख लीजिए, एक तो हो गया 0 0, ठीक है, और एक है 8 0, ये ले लेते हैं 8 और ये हो गया 0, ठीक है। और एक क्या है, 4 6 है, अच्छा तो एक्स से 4 और वाई से कितना 6, ये मान लेते हैं 4 है और ये हो गया 6, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 4 और 6, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ऐसे बनाने से और आसान हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास एक त्रिभुज। अब हम लोगों को निकालना क्या है, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र निकालने के लिए दो रेखा चाहिए और दोनों रेखाओं का कटान बिंदु चाहिए। तो एक लंबवत रेखा तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं एक रेखा ऐसे ड्रॉ करूं, एक मिनट कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। चलिए, जैसे यहां से अगर मैं एक रेखा ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये ऐसे है ना, अक्ष है, ये तो ऐसे करके कटा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाला जो रेखा है, ये तो 90 अंश बनेगा ना, क्योंकि देख लीजिए चार चार कहने का मतलब अक्ष में, जैसे कि यहाँ पर 4 लिखोगे और 4 से रेखा खींचोगे तो ये तो इस लाइन के लंबवत होगा ना, ठीक है। तो ये तो लंबवत रेखा हो गया, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 4 है, देख लीजिए यहाँ से 4 है, और ये किस अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के। तो सीधा सा इसका समीकरण हमारे पास हो जाएगा x बराबर 4, x बराबर 4 हो जाएगा। और नहीं समझ में आया तो ऐसे भी बना सकते हैं, x बटा a प्लस वाई बटा b बराबर 1। x अक्ष का अंतःखंड कितना है, तो x अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, 4 पर। y अक्ष का अंतःखंड क्या है, तो y अक्ष के समांतर है, समांतर मतलब इन्फिनिटी, इक्वल टू 1, तो ये हो गया 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो कुल मिला के x इक्वल टू 4 इस रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण। तो एक तो लंब रेखा आ गया, एक और बनाना है जी। तो एक और लंब रेखा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये रेखा बना लेते हैं, तब तो जाकर के एक लंब रेखा बनाएंगे, फिर दोनों का कटान बिंदु निकालेंगे। तो इसका नाम मैं लिख लेता हूं ABC, ठीक है। ABC एक रेखा हमको ये मिल गया ना, इसका नाम मान लेते हैं D। तो DB रेखा मिल गया, है ना, या BD रेखा। BD रेखा हमको क्या मिला, x इक्वल टू 4, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया, 4, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 4 आ गया। अब हम लोगों को ये रेखा निकालना है, ठीक है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, एक ऑप्शन तो 4 हो ही जाएगा, एक अक्ष का 4 होगा, दूसरा अक्ष क्या होगा। तो इसमें से तो कुल मिला के बी और डी ऐसे ही कट जाएंगे, ए और सी में से कोई हो सकता है, तो उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी रेखा निकाल लेते हैं। तो ए बी देखिए, दो बिंदु दिया है, तो ए बी रेखा निकालते हैं। तो ए बी रेखा, तो ए बी रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन बराबर एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। ये दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है, और दो बिंदु क्या है, ए क्या दिया है 0 0, और बी है हमारे पास 4 और 6 है, 4 और 6 है, हाँ 4 और 6 है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो y माइनस वाई वन क्या है, 0, है ना। y2 कितना है, 6 ऋण 0 बराबर x माइनस x1 0, ये हो गया 4 ऋण 0। तो फाइनली हमारे पास क्या बना, ये हो गया 4y, है ना, बराबर 6x। तो कटा देते हैं, दो दूने 4, दो तिया 6, मतलब 2y बराबर 3x। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3x ऋण 2y बराबर 0 आ गया, ठीक है। 3x ऋण 2y बराबर 0 आ गया। ये किसका समीकरण आया, ए बी रेखा का। तो हमको ए बी नहीं चाहिए, इसके लंबवत रेखा चाहिए। ये हमारे पास क्या आ गया, 3x माइनस 2y बराबर 0 आ गया, ठीक है। देख लीजिए 3x माइनस 2y बराबर 0। अब इसके लंबवत रेखा चाहिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रेखा, रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। तो इसके लंब रेखा का समीकरण क्या होता है, लंब रेखा, इस रेखा के लंबवत रेखा क्या होता है, तो सीधा सा ये है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, लेकिन बी के साथ में माइनस लग जाता है। तो यहाँ बी के साथ में क्या लगाना पड़ता है, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए वाई, और सी जो होता है कांस्टेंट, उसके जगह में कोई लैम्डा ले लेते हैं। ये होता है हमारा लंबवत रेखा का समीकरण। तो सीधा सा ये है कि अगर मैं 3x ऋण 2y का लंबवत रेखा निकाल,
ठीक है। तो 3x ऋण 2y का लंबवत रेखा क्या हो जाएगा? तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, है ना, 3x ऋण 2y बराबर 0 के लंब रेखा का समीकरण, के कौन सा रेखा? लंब रेखा का समीकरण। तो इसका लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सीधा सा इसमें गुणा होगा और माइनस हो जाएगा, तो वो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -2 है ना इसमें ऑलरेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा +2x और +3y प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब देखिए ये लंब रेखा हो गया। अब देखिए क्या ये किसी बिंदु से होकर जा रहा है? तो थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ से ये एक रेखा दिया, कलर अलग ले लेता हूँ, हाँ येलो है, दिख जाएगा। एक मिनट, और अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, यहाँ से ये लंबवत रेखा है। ठीक है, तो वो तो इस शीर्ष से होकर के जाएगा ना, ये लंब रेखा। जैसे देखो मैं बताया, ये रेखा है तो ये इस शीर्ष से होकर गया, तो ये रेखा है तो इस शीर्ष से होकर जाएगा, इस शीर्ष से तो लंब डालोगे ना। तो ये बिंदु कितने से होकर जा रहा है? 8 0 से, मतलब उसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये देखिए लैम्डा आ गया, चूंकि यह बिंदु, है ना, चूंकि यह जो है बिंदु 8 0 से जा रहा है, 8 0 से होकर जाता है, अतः क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अतः क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक है, अतः इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, रख दीजिए। ये हो गया 2 गुणित 8 धन 3 गुणित 0 धन लैम्डा बराबर क्या हो गया? 0। तो फाइनली लैम्डा का मान क्या आया? -16 आ गया, देख लीजिए। लेमडा का मान क्या हो जाएगा? -16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेमडा का मान -16 आ गया, तो इसको रख देते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास समीकरण? 2x प्लस 3y प्लस -16 इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये बन गया इस लंब रेखा का समीकरण। अब देख लीजिए हमारे पास क्या दो लंब रेखा बन गए? तो बन गए। देख लीजिए यहाँ पर एक लंब रेखा ये बना है, ठीक है, ये एक लंब रेखा ये बना है, और ये इसका समीकरण कितना आया? तो इसका समीकरण अभी लिखा हूं, देख लीजिए, है ना, 2x + 3y - 16, 2x +3y - 16 इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, और इस लंब रेखा का क्या बना है? तो x इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कटान बिंदु चाहिए ना, और कटान बिंदु के लिए दोनों को हल करना है। तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? हल करने पर। तो कुल मिला के x का मान तो 4 आ गया, इसमें रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। तो x का मान 4 रख देते हैं, तो चलिए रख देते हैं। ठीक है, इसको और हम लोगों को क्या को हल करना है? x इक्वल टू 4 को। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू क्या रखने पर? 4। एक आ गया तो 4 रखिए, तो ये हो गया 8 + 3y - 16 इक्वल टू 0। ये हो गया 3y इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/3। तो फाइनली हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? लंब केंद्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लंब केंद्र बराबर हो जाएगा x का मान 4 और y का मान हो गया 8/3। मतलब ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देख लीजिए ए ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज दिया है तो उसका लंब केंद्र कैसे निकालते हैं? तो लंब केंद्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लंब रेखा डालते हैं, है ना, शीर्ष से लंब रेखा डालते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस पर लंब रेखा डालो, या फिर यहाँ से यहाँ पर डालो। तो कोई हल करने के लिए 3 आवश्यकता नहीं है। अब ये कटान बिंदु है, तो इसी कटान बिंदु को निकालना रहता है जी। ठीक है, तो इसके लिए लंब रेखा पहले निकालो, और जो कि दूसरे शीर्ष से होकर जाता है ना, तो लंब रेखा निकालो और वो फिर सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी इक्वल टू 3 4 5 हो, तो कॉस ए अनुपात कॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपको 3 4 5 दिखे तो मन में कुछ चीजें खटकना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए ए बी सी मतलब ये कोण है ना, तो मैं कोई त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, और सबका अनुपात है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन ए इक्वल टू मैं 3x लिख सकता हूँ, माना कि, ठीक है, और साइन बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 4x लिख सकता हूँ।
और साइन सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 5x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, तो साइन ए, ठीक है। अब इसमें से ये जो होता है भुजा के अनुपात होते हैं, मतलब ये भुजा होते हैं ना, ये भुजा है। ठीक है, एक्चुअल में जो साइन ए का जो वैल्यू दिया होगा वो भुजा होते हैं। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये मान लेते हैं क्या है, सी। तो ए के सामने वाला भुजा को स्मॉल ए, मतलब साइन का भुजा बोलते हैं। ठीक है, और बी के सामने वाले को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये स्मॉल सी का वैल्यू है स्मॉल बी का। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें पुट करूं, तो फाइनली हमारे पास इस तरह से बनेगा ए बी सी। ए के सामने वाला कितना है, तो 3x हो गया। बी के सामने वाला कितना है, तो ये हो गया 4x हो गया। और सी के सामने में कितना है, 5x हो गया। ठीक है, ये तो सामने वाला हो गया। अब देखिए, जब भी 3 4 5 का रेशियो दे, तो हमको एक चीज आता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की क्वालिटी होती है, अगर मैं इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके योग कर दूं तो 5 आएगा। 3 4 5, ये कॉम्बिनेशन हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन पाइथागोरस प्रमेय का है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3x का वर्ग और 4x का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x का वर्ग धन 16x का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू 25। तो 25x को 5x का वर्ग लिख सकते हैं। मतलब ये जो है, ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। मतलब ये जो त्रिभुज है आपका ऐसे त्रिभुज नहीं है, बल्कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, तो कौन सा वाला समकोण होगा। ठीक है, तो बड़े भुजा वाला जो सामने वाला कोण होता है वो समकोण होता है। तो बड़ी भुजा कौन है, सी। बड़ी भुजा कौन है, सी। तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, समकोण। मतलब हमारे पास सी इक्वल टू पक्का आ गया 90 डिग्री। यहाँ पर सी इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। अब निकाल लेते हैं बाकी को। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ डायग्राम को, क्योंकि ये तो अब हमको पता चल गया ना, सी हमारा 90 अंश है। ठीक है, तो सी के सामने में 5x था, बी के सामने में कितना था, 4x था, और ए के सामने में 3x था। ये था हमारे पास। ठीक है, अब बन गया जी। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, कॉस ए निकालना है और कॉस बी निकालना है। मतलब कॉस ए वाले कोण पर निकालना है, तो ए वाले कोण के लिए हम लोगों को निकालना है कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस ए के लिए आधार कौन है, तो आधार कौन है, तो ये तो कर्ण है। ठीक है, और ए वाले कोण के लिए आधार कौन है, तो ये वाला जो कोण के सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं। ठीक है, तो बच गया वो आधार है, मतलब ये आधार है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी आधार है और कर्ण क्या है, ए बी। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 4x/5x, कुल मिला के 4/5। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस बी निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए बी कोण के लिए, तो बी कोण के लिए आधार कौन है, तो बी कोण के लिए तो ये तो कर्ण हो गया, और जिससे लगा है वो आधार होता है, या फिर कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, जो बच गया वो आधार होता है। ये लंब बड़ी भुजा ये कर्ण हो गया, कर्ण तो यही रहेगा, आधार ये है अभी बीसी है। तो यहाँ पर हो गया बीसी और कर्ण क्या है, ए बी। तो फाइनली क्या आ गया, 3x/5x। तो कुल मिला के 3 बटा क्या आ गया, 5। अब इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए अनुपात कॉस क्या निकालना है, बी निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान कितना है, 4/5, अनुपात क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, 5 5 कैंसिल कटा सकते हैं अनुपात में, तो यहाँ पर आ गया 4:3। ठीक है, तो 4:3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं साइन लॉ लगाया ना, साइन लॉ होता है, साइन लॉ क्या होता है, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी इक्वल टू ए रेशियो बी रेशियो सी होता है। ठीक है, या तो साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये साइन रूल है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है, और 3 4 5 दिखे तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो एक पाइथागोरस प्रमेय वाला है, मतलब ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। 26 क्या है, ए जो है 60% मामलों में सच बोलता है, बी जो है वो 40% मामलों में सच बोलता है। उनके एक ही घटना का वर्णन करते समय एक ही बात कहेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है।
एक ही घटना का वर्णन करते समय एक ही कहेंगे, उसकी क्या बात है? मतलब या तो दोनों सच बोलेंगे, ठीक है, या तो दोनों झूठ बोलेंगे। एक ही बात का वर्णन माने विरोधाभास नहीं ना, दोनों एक ही बात का वर्णन माने दोनों सही बोलेंगे या तो दोनों झूठ बोलेंगे, और ये सब स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पी ए का मान क्या है, 60%, परसेंट प्रायिकता होता है ना, तो 60/100। तो पी ए नॉट क्या हो जाएगा, तो 1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 - 60/100 मतलब क्या हो जाएगा, 40/100 हो गया। ठीक है, उसी तरह से पीबी निकाल लीजिए, पीबी कितना दिया है आपका 40%, मतलब 40/100, तो पीबी का नॉट क्या हो जाएगा, 100 में 40 कम कीजिए, 60, 60/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीबी और ये। अब इन दोनों का मान रख देते हैं, पीबी नॉट है ना, ये नॉट माने झूठ, ठीक है, और ये माने सच, सच बोलते हैं ना। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों, इसमें क्या बोला है, एक ही बात कहेंगे, एक ही बात माने ये सही कह रहा है तो ये भी सही कहे, ये झूठ बोल रहा है तो ये भी झूठ बोले, तो दो कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये स्वतंत्र घटना है, दोनों को अलग अलग गुणा कर सकते हो, तो यहाँ पर हो गया 60/100 गुणित क्या हो जाएगा, 40/100 धन, ये भी वही होगा 40/100, एक मिनट, हाँ वही तो हुआ, गलत लिख रहा हूँ क्या, हाँ 60/100 गुणित 40/100 और 40/100 गुणित 60/100, ठीक, दोनों तो सेम सेम आ गया जी। ठीक है, तो यहाँ पर दो जीरो तो फिलहाल कटा देते हैं, दो जीरो इसमें का भी कटा देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 24/100 धन 24/100। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 48/100, कुल मिला के 48% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है ना, मतलब 48% में ये दोनों एक ही घटना का वर्णन करेंगे, अगर परसेंटेज में दिया है तो, और नहीं दिया है तो इसको कटाते हैं, तो ये हो गया 48 बटा क्या है 100, तो चार से कटाते हैं, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, चार पंचे 20, मतलब 12 बटा क्या हो जाएगा 25, 12/25 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। 27 देख लीजिए, 27 क्वेश्चन क्या है ना, एक रेखा दिया है ना, रेखा पर लंबवत दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इसको अगर थोड़ा सा फील करवाऊं आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त है, ठीक है, और इस पर एक स्पर्श रेखा है, उसको हमको निकालना है, और इस स्पर्श रेखा की क्वालिटी है कि ये एक रेखा पर लंब है, और वो रेखा हमको दिया है, कितना है, 3x + 4y - 7 = 0, लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताया, अगर ये रेखा दिया है तो ये रेखा निकाल सकते हो, तो अभी तो बताया लंब रेखा का समीकरण क्या होता है, तो फोर को इसमें मल्टीप्लाई करो लेकिन माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -4x, और 3 इसके साथ हो जाएगा, तो +3y प्लस क्या लेंगे, लेमडा, उसमें माइनस रहे चाहे प्लस रहे, कुछ भी रहे, प्लस लेमडा या इक्वल लेमडा या माइनस लेमडा, कुछ भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण एक, मान लेते हैं, ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, समझ में आया, स्पर्श रेखा मतलब इसमें क्या बोला है, इस रेखा के लंबवत स्पर्श रेखा, उसका हमको समीकरण निकालना है। तो इस रेखा के लंबवत समीकरण क्या होगा, तो अभी मैं बताया, अगर ax + by + c = 0 हमारे पास रेखा है, तो इसका लंब रेखा क्या होता है, -bx + ay प्लस क्या लेते हैं, लैम्डा = 0। यहाँ पर -c हो चाहे +c हो चाहे कुछ भी हो, = लैम्डा ले सकते हो, माइनस लैम्डा ले सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। तो ये हो गया, तो इस तरह से हो गया। अब हमारे पास, मैं अभी इसके और प्रश्न को करवाया हूँ, दीर्घवृत्त का स्पर्श रेखा क्या होता है, तो दीर्घवृत्त का स्पर्श रेखा क्या होता है, तो दीर्घवृत्त हमारे पास होता है x² / a² y² / b² = 1 होता है। तो इसका स्पर्श रेखा अगर देखेंगे, तो अभी मैं आप लोगों को करवाया था, स्पर्श रेखा क्या होता है, तो x1 x2 नहीं, x1 x बाई ए स्क्वायर प्लस x नहीं y1 बाई बी स्क्वायर = 1। ठीक है, यहाँ पर यही होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया लिख दे रहा हूँ, बाकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है, x(x1) प्लस क्या हो जाएगा, y(y1) बाई b² = ये होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो रहेगा वही लेना है, तो यहाँ पर तो हमारे पास समीकरण x² / 9
प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना दिया है 4 इक्वल टू 1 दिया है। तो इसका स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, एक्स x1 बाई 9 प्लस y1 बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमको पहले से दे दिया है स्पर्श रेखा। देखो मैं बोला ना उस रेखा के लंबवत रेखा है, वो स्पर्श रेखा है, देखो येलो कलर में लिखा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, स्पर्श रेखा हमको दिया है 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा है, तो इसको इधर ले आता हूँ माइनस लैम्डा। अब माइनस लैम्डा का डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि कंपेयर करना है ना, ये भी स्पर्श रेखा वही है और ये भी स्पर्श रेखा वही है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर 1 है तो 1 बनाना पड़ेगा ना, तो माइनस लैम्डा का डिवाइड कीजिए, तो 4x बाई लैम्डा हो गया प्लस 3y बाई माइनस लैम्डा हो गया इक्वल टू 1 हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया हो। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, 1 और 2 को क्या करने पर, कंपेयर, तुलना करने से है। ठीक है, तो दोनों को तुलना कर लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए x1 बाई 9 है, तो यहाँ क्या है 4 बाई लैम्डा है, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया 36 बाई क्या हो गया लैम्डा। उसी प्रकार से इसको कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक, यहाँ पर y का गुणांक देख लीजिए, तो y1/4 है, तो यहाँ 3 बाई माइनस लैम्डा है, तो यहाँ पर आ जाएगा y1/4 इक्वल टू हाँ -3 बाई लेमडा भी लिख सकते हैं या 3 बाई माइनस लेमडा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y1 का वैल्यू क्या आ गया, -12 बाई क्या आ गया, लैम्डा आ गया। अब देख लीजिए x1 y1 आ गया, तो इसको कहाँ से निकाले फिर पॉइंट को, तो इसको निकालने का सीधा तरीका है, देख लीजिए ये जो बिंदु है ये कहाँ पर है, तो ये तो रेखा पर भी है और दीर्घवृत्त पर भी है, मतलब दोनों के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो दीर्घवृत्त पर रखेंगे तो उसका आ जाएगा, क्योंकि रेखा तो हमको दिया नहीं है ना, लैम्डा चाहिए। ठीक है, तो दीर्घवृत्त में भी है ये पॉइंट, तो दीर्घवृत्त के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो रख लेते हैं, चूंकि यह बिंदु है ना, थ्योरेटिकल नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चूंकि ये जो x1 y1 है वो दीर्घवृत्त पर है, दीर्घवृत्त पर है। ठीक है, अतः क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, चित्र में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर मान को रख देते हैं, तो सीधा सा ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा और y1 का स्क्वायर बाई 9, मतलब x की जगह में x1 आ जाएगा, y की जगह में y1, संतुष्ट माने वही होता है। अब इसका मान को रख दीजिए, तो x का मान कितना है देख लीजिए, तो x1 कितना निकाला 36 बाई लैम्डा, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास हो जाएगा 36 का स्क्वायर माने 36 बाई इंटू 36 इंटू 9 और लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 गुणित 12, ऋण तो धन हो जाएगा, स्क्वायर है, और नीचे में लैम्डा आ जाएगा ना, तो 4 गुणित लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसमें से कटा लेते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2 आ गया, 4 तिया 12 और ये 44 हो गया, प्लस क्या हो गया 12 तिया 36 बाई क्या हो गया लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। तो लैम्डा की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो हो गया 0 और 8 और 1, 180 हो जाएगा। तो फाइनली लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, तो लैम्डा का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 180। तो 180 से कोई बाहर निकलेगा क्या, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 18, 18 गुणित 10, 180, 18 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 2, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 5, कुल मिला के एक 3 और एक 2, मतलब 6 बाहर आएगा, प्लस माइनस 6 रूट क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारे पास क्या का मान आ गया, लैम्डा का मान आ गया। ठीक है, तो लैम्डा का मान रख दीजिए जी, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको तो स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए ना, तो स्पर्श रेखा का समीकरण मतलब ये चाहिए हमको। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ये वाला स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, ये चाहिए। तो लैम्डा का मान रख दीजिए वहां पर, तो क्या रखे, क्या आया लैम्डा का मान, ये हो गया -4x प्लस 3y, इसका मान आया +-6 रूट क्या आ गया 5 इक्वल टू 0, तो उधर ले आइए, ये हो गया -4x प्लस 3y, तो भी वही होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो गया 6 रूट क्या आ गया 5। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन मिस्टेक है, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी दिया है, लेकिन ये गलत है, डी गलत है। और गलत कैसे है उसको चेक करने का तरीका है, अगर ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर रखिए स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए और संतुष्ट करता है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये वाला सही है ना, और कैसे गलत है उसको अगर करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ ना।
जैसे दीर्घवृत्त का स्पर्श रेखा क्या होता है, उसमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन डी दिया है मेरे ख्याल से, है ना। और ये आंसर होगा, गलत दिया है। 4x-3y इक्वल टू प्लस माइनस √20, वही है, √20 लिख लीजिए, 4x-3y। ठीक है, 4x-3y इक्वल टू क्या हो गया, √20 ले लेते हैं, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, ये भी चल जाता है। तो यहाँ पर अगर चाहेंगे ना तो एक तरीका है, जैसे स्पर्श रेखा का क्या होता है दीर्घवृत्त का, तो अभी बताया x1 x y 9 होगा, y1 क्या हो गया 4 = 1 था। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो 4x/√20 प्लस -3y/√20 =1 होगा। अब कंपेयर कर लोगे तो यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x1/9 जी, x1/9 आ जाएगा 4/√20, तो ये हो जाएगा x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36/20 हो जाएगा। उसी तरह से y1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास y1/4 इक्वल टू -3 क्या हो गया 20 है। तो कुल मिला के y1 का मान आ जाएगा -12/√20 आ जाएगा। अब अगर ये इसके स्पर्श रेखा है तो पक्का है ये x1 x2 दीर्घवृत्त में है, और दीर्घवृत्त के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो आप दीर्घवृत्त में रख लीजिएगा, लेकिन संतुष्ट नहीं करेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, x²/9 है प्लस y² क्या है 4 = 1 आना चाहिए। तो रख लीजिए, यहाँ पर 36 का स्क्वायर माने 36 × 36 और 20 आ गया, तो 9 × 20 हो गया। थोड़ा सा कर ही देता हूँ, है ना। y² तो 12 × 12 हो गया, बाई क्या हो जाएगा 4 × 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 4×3 = 12, 9×4 = 36, तो ये तो हो गया 144, ये हो गया 12×3 = 36, बाई क्या आ गया 20, और इक्वल टू 180 बटा क्या आ गया 20, तो क्या आ गया 9, जबकि इस इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दीर्घवृत्त के समीकरण में क्या है, x² + 9 y²/4 इक्वल टू क्या है 1, तो 1 आना चाहिए ना, 9 क्यों आ रहा है, मतलब ये वाला फिलहाल मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन यही वाला सही होगा, जो बनाया वही तरीका ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 देख लीजिए, 28 क्या है, a इक्वल टू दिया है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 1 + a का वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो इसमें हम लोग सीधा सा वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर पुट कर देंगे। ए स्क्वायर माने इन दोनों का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos² थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 i साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos² थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा का माइनस हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ये हो जाएगा -sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा आ गया। ठीक है, सबका वैल्यू को पुट करते हैं, एक साथ रखते हैं, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है 1 + a + a²। ठीक है, तो 1 a का वैल्यू क्या आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, cos² थीटा माइनस sin² थीटा और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब इसमें से ऐसे कर लेता हूँ, देखो सामने में 1 है और साइन है, तो 1 को साइन माइनस साइन स्क्वायर से कंपेयर करो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos² थीटा। तो cos² थीटा ये दोनों रिप्लेस होकर के, तो ये दोनों जुड़ गए, तो 2 बार cos² हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 बार cos² थीटा, एक बार इन दोनों का और एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा आ गया। अब देख लीजिए, दो दो करके कॉमन ले लीजिए, है ना, यही ऐसे ही कर लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर क्या आया, कुछ कॉमन नहीं आया, 1 ले लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आया, 2 cos थीटा आया मेरे ख्याल से, है ना, तो यहाँ पर आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा क्या आया साइन थीटा, और इधर क्या बचा 1 + 2 cos थीटा। ठीक है, 1 + 2 क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। तो देख लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 + 2 cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। देख लीजिए, 1 + 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए, ये वाला भी प्रायिकता का है। कक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी, 20% विद्यार्थी हिंदी और 10% विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों में फेल हो जाते हैं।
एक विद्यार्थी को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो उनके अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता क्या होगी, जबकि वो हिंदी में फेल हो चुका है। तो यहाँ पर सीधा है, हमको दिया है हिंदी में फेल होने की, अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता। तो पी लिख लेता हूँ, कितना दिया है 30%, माने 30/100। पी एच हिंदी में फेल होने की प्रायिकता क्या है, 20%। ठीक है, माने 20/100। अब दोनों में, तो दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन से लिखते हैं। ये इंटरसेक्शन ना, दोनों तथा और, इसको क्या बोलते हैं, दोनों तथा और, उस कंडीशन में ये हो जाएगा 10% है। ठीक है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हमको निकालना है अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता, माने अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता जबकि हिंदी में फेल हो चुका है। ये कंडीशनल प्रायिकता है, हो चुका है, जो चुका है, जो घटना घट चुका होता है उसको नीचे में लो। तो PE/PH निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है PE/PH का क्या हो जाएगा, ठीक है, PE इंटरसेक्शन क्या, H बाई क्या, नीचे वाला PH। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू को पुट कर दो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 10/100 आया। और पी एच कितना दिया है, 20/100 दिया है। 100 कैंसिल, 10/20, 0 0 कट गया, 1/2। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को फटाक से बनाना है ना, ये सबको प्रैक्टिस एक बार कीजिएगा, बहुत इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 30 क्वेश्चन क्या है, रेखा दो ठो दिया है ना, से समान दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण निकालना है। इससे समान दूरी पर, इस रेखा और इस रेखा से समान दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण निकालना है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इन दोनों रेखाओं को देखने पर कुछ तो पता चल रहा है। हमारे पास रेखाओं के लिए एक कंडीशन होता है, A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो। अगर ये दोनों बराबर आए मतलब समांतर रेखा है, बराबर आए मतलब कौन सा रेखा है, समांतर रेखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो थोड़ा वैसे ही है, देख लीजिए 2/4 क्या आया, 1/2। और 3/6 क्या आया, 1/2। तो कुल मिला के ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो तीसरा रेखा वो भी समांतर होगा। तो देख लीजिए ये दोनों का अनुपात क्या आया, 1 3 और 3 1, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, ये इसके समांतर है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा, 2 दूने 4, 3 दूने 6, मतलब ये भी हो सकता है। पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, 4 6 है। तीसरा देख लेते हैं, 8 12 है। तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ठीक, ये भी हो सकता है, प्लस भी है, प्लस भी है। ठीक, ये नहीं हो सकता, इसमें माइनस दे दिया है बीच में। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 4/8 होगा तो 1/2 हो गया, लेकिन 6/√12 हो जाएगा तो √1/2 हो जाएगा, नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन हमारा गलत। तो इन चारों में से कोई होगा, मतलब इन तीनों में से कोई होगा। अब कैसे देखेंगे, निकालने का तरीका क्या होता है, तो समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर है मतलब यहाँ पर तो थोड़ा ड्रॉ करता हूं मैं आप लोगों को के लिए। तो यहाँ पर एक रेखा ये हो गया, मान लेते हैं वो रेखा बीच में है। एक रेखा ये हो गया, तो ये रेखा हमको क्या दिया है, 2x+3y 0। और ये रेखा एक और हमको क्या दिया है, 4x-6y, 4x-6y, और कितना, हाँ 11, तो ऋण 11 इक्वल टू क्या, 0। अब सबको रख के देखते हैं और दूरी निकालेंगे ना। तो ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ये ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। ऐसे ही चेक करना है ना, पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन है क्या। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, 2x+3y-1 = 0। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों रेखाएं ऐसा हैं, ax+by+c1 = 0 और ax+by+c2 = 0, तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों के बीच की दूरी, है ना, उन दोनों का पीएम, या नहीं जी, एस डी, डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड में C1 - C2 बाई क्या होता है, रूट में a² + b²। लेकिन इन दोनों को बराबर बनाना रहता है। ठीक है, इन दोनों को बराबर बनाना रहता है, तब समांतर, जैसे समांतर अलग में भी हो जाते हैं, लेकिन उसको बराबर बनाते हैं। जैसे इन दोनों को देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये 5 है, ये ऋण 1 है। तो इसका अगर मैं बीच का दूरी निकालना चाहूँ, तो इन दोनों का बीच की दूरी क्या होगा,
तो अगर इस रेखा को ले रहा हूँ, देख लीजिए सबको मैं फिर मिटाते जाऊंगा ना। अगर मैं इस रेखा को ले रहा हूँ तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो ये पहला ऑप्शन के लिए ये बीच की दूरी हो जाएगा C1 और ये C2। तो मॉड में लिख लीजिए C1 माइनस C2, मतलब ये हो गया 5 प्लस 1 हो गया। ठीक है, मॉड में बाई क्या हो जाएगा? रूट, ये दोनों ए बी, इसी को ए बी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 6 बटा कितना आ गया? 13। ये दोनों के बीच की दूरी 6/13, तो ये दोनों के बीच की दूरी भी 6/13 आना चाहिए, क्योंकि बोला है ना दोनों के बीच की दूरी वही होना चाहिए, सेम है, समान दूरी पर है। तो ये भी 6/13 आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है ना, तो सबसे पहले इसमें ना आप लोगों को ये वाला समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 6 है, तो 2 का गुणा कर दीजिए। तो 4x 6y ऋण 2 बराबर 0। फिर C1 C2 ना, तो यहाँ पर हो गया C1 माइनस 2 प्लस 11 C2, माइनस C2 होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा? रूट 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, 3 का 36 हो गया। ये हो गया 9 बाई क्या हो जाएगा? 52। तो 9/52 माने 9/2 √13 हो जाएगा। कहाँ बराबर है? दोनों नॉट इक्वल, मतलब पहला ऑप्शन गलत। पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन के लिए मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन के लिए अगर मैं इसको मैं अलग रेखा ले लिया, दूसरा ऑप्शन सही है क्या? ऐसे ही बनाना है ना, फटाफट चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4x धन 6y ऋण 1। दूसरा के लिए क्या है? 4x धन 6y ऋण 1 दिया है। तो ये दोनों की डिस्टेंस तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्टकट कर रहा हूँ। ऋण 1 धन 11, बाई क्या हो जाएगा? रूट 4 चौक 16 और 6 छक्का 36। तो कुल मिला के ये मॉड में है ना, तो ये हो गया 10/2 √13। तो 5 5 √13 आ गया। इन दोनों का बीच की दूरी निकालते हैं, ये वाला और ये वाला क्या। तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 4x धन 6y धन 10 बराबर 0। ठीक है, अब करेंगे ना, क्योंकि दोनों को सेम बनाना रहता है, तब डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 धन 1, बाई क्या हो जाएगा? रूट वही हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 4 चौक 16 और 6 छक्का 36 माने 52 ना। तो 11/√52 आ गया। और ये तो 10/√52 आया था। अभी भी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिक्स है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा तो ऑलरेडी गलत है क्योंकि समांतर है नहीं। तो चौथा ही सही है। अब चौथा सही है कि नहीं उसको भी चेक कर लेता है। ठीक है, बता देता हूँ ना कैसे सही है। ठीक है, देख लीजिए, समांतर रेखा है। एक है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 था, और एक था 4x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0 था। ऐसा था ना? नहीं, +5 था। 2x प्लस 3y +5 था। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस 3y +5 इक्वल टू 0 था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगर ये सही है, ये क्या क्या हो जा रहा है? इक्वल टू 0 है ना? ठीक है, देख लीजिए। हाँ, देख लीजिएगा। अब ये तीसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ये अगर ऐसा है तो ये रेखा क्या दिया है? 8x धन 12y, और कितना दिया है? सी ऑप्शन देख लीजिए, ऋण 1। ऋण 1 इक्वल टू क्या आया? 0। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ना इन दोनों का निकालते हैं, इन दोनों का। तो इन दोनों के लिए इन दोनों इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 8x धन 12y ऋण 22 हो जाएगा इक्वल टू 0। दोनों का डिस्टेंस निकालिए, तो ऋण 1 धन 22 मॉड में बाई क्या हो जाएगा? रूट में 8 अट्ठे 64 और 12 12 144। तो कुल मिला के ये आ गया 21 बटा जो भी आया 64, 4 4 8 हो गया, 6 4 10 का 0, और ये 208 हो गया। ठीक है, और उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें हम लोग 4 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 बनाना है ना, तो ये हो जाएगा 8x धन 12y, 4 का गुणा ना धन 20 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका भी निकालिए, तो C1 माइनस C2 मतलब 20 प्लस 1 हो जाएगा। बाई रूट वही आएगा, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब आ गया 21 बटा रूट उतना आ जाएगा ना, 208। देख लीजिए, दोनों बराबर आ गए। आ गए, मतलब हमारा ऑप्शन सी नंबर क्या है? सही है। इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है जी। ठीक है, बाकी आज के लिए कितना हो गया? 10 क्वेश्चन हो गया। बाकी जो बाकी क्वेश्चन है उसको मैं फिर एक वीडियो बना करके बनाऊंगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।